आरसीबी का सिनोनिम्स है लॉयलिटी, और जितने लॉयल आरसीबी के फैंस हैं उतना तो लोग आजकल सीरियस रिलेशनशिप में भी लॉयल नहीं होते। और टीमें जीतती रहती हैं तो लोग फैन रहते हैं, टीम के साथ जुड़े रहते हैं, और टीम हार जाती है तो टीम छोड़ करके चले जाते हैं। इवन इंटरनेशनल मैचेस में नेशनल टीम के साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसे में एक फ्रेंचाइजी के साथ आरसीबी के फैंस का जो एसोसिएशन है, जो लॉयलिटी है, वो बहुत कमाल की रही है। लेकिन अब बारी 2024 के आईपीएल की है, 16वें सीजन की है, जहां पर आरसीबी की टीम को एक बार फिर से बेहतर टीम बनानी होगी जो उनको ट्रॉफी जिता सके। तो ऑक्शन से पहले आरसीबी ने 2 ट्रेड किए, जिसमें वो कैमरून ग्रीन को लेकर के आए, साथ में मयंक डागर को अपने गेंदबाज और ऑलराउंडर जो है शहबाज अहमद के बदले में स्क्वाड में लेकर के आए। तो अब आरसीबी का करंट स्क्वाड जो है, एक बार उस पर नजर डालिए। 19 खिलाड़ी जिसमें मौजूद हैं, 6 ओवरसीज स्लॉट ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं, और बजट उनके पास जो बच गया है वो है 23.25 CR। अब यहां से उनको टीम बनानी है, 6 प्लेयर चाहिए जिसमें 3 ओवरसीज के स्लॉट हैं। स्क्वाड की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो समझने के लिए पहले हमें प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि रिक्वायरमेंट कहां कहां पर है, किन स्पॉट्स पर प्लेयर चाहिए और कहां पर बैकअप्स की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें ओपनिंग की। तो ओपनिंग में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 रजत पाटीदार पिछले सीजन बहुत मिस किए गए, लेकिन इस सीजन उनकी वापसी थोड़ा रिलैक्स जरूर कराएगी आरसीबी की टीम को, क्योंकि सर्टेनिटी रहेंगे वो नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पर, वो भी एक सर्टेनिटी है। नंबर 5 पिछले सीजन भी हिला हुआ था, आरसीबी नंबर 5 पर पिछले सीजन स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बल्लेबाजी भी कर सकता हो, साथ में गेंदबाजी भी कर सकता हो। और वनिंदु हसरंगा के खेलने से फॉरेनर को वहां पर खिलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फास्ट बॉलर भी चाहिए होता था। तो इस बार वो वनिंदु हसरंगा एक तो निकल गए हैं, जिस वजह से ये पिछले सीजन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ब्रैसवेल, उनको ये खिला नहीं पाए थे। तो इस बार कैमरून ग्रीन को उस जगह पर खिला सकते हैं, बल्ले से बैटिंग करके दे सकते हैं, साथ में गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन फिर 6 नंबर की बात आती है, और 6 नंबर पर दिनेश कार्तिक पर एक बार फिर से आरसीबी की टीम ने भरोसा जताया है। अब देखना यह है कि दिनेश कार्तिक ने जो काम 2 साल पहले किया था उसको रिपीट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले सीजन तो बहुत खराब खेल उनकी तरफ से भी देखने को मिला था। साथ में इनके बैकअप विकेट कीपर की अगर बात की जाए तो मेरी समझ से बाहर है कि किस बेसिस पर अनुज रावत को 4 करोड़ जैसी कीमत में रिटेन किया गया है, क्योंकि ना तो आईपीएल में उनकी कोई परफॉर्मेंस रही है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस रही है। जनरली आईपीएल फ्रेंचाइजीज खिलाड़ियों को पैसे देती हैं फ्रेंचाइजीज से खेलने के लिए, लेकिन जितना खराब खेल अनुज रावत ने पिछले 2-3 साल में खेला है, बदले में पैसे वापस लेने चाहिए आरसीबी की टीम को उनसे। तो इतना खराब क्रिकेट उनकी तरफ से देखने को मिला है। उसके बाद नंबर 7 की पोजीशन इनको देखनी है। मनोज भांडगे को पिछले सीजन इन्होंने लिया था, खिलाया नहीं था, क्या इस सीजन खिलाएंगे? और दूसरे कंटेंडर उस पोजीशन के रहेंगे महिपाल लूमरोन। तो इन दोनों में से कोई खेलेगा या और खिलाड़ी ये लेके आ सकते हैं इससे बेहतर, जिसको ये नंबर 7 पर खिला सकते हैं, ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सके और फिनिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अकेले दिनेश कार्तिक पर छोड़ना कितना जायज है वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। उसके बाद नंबर 8 पर बात करें स्पिनर की, तो मयंक डागर को लाए हैं, मुझे लगता है खिलाएंगे भी, क्योंकि पिछले 2 सीजन से डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है और एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह इमर्ज हुए हैं, इसलिए उनको लेके भी आया गया। साथ में हिमांशु शर्मा, जिनको पिछले सीजन इन्होंने खरीदा था, और क्या वो लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं इसके बारे में पिछले साल मैंने डिटेल्ड वीडियो किया था, तो उनकी गेंदबाजी जाननी है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए। साथ में करण शर्मा, तो स्पिनर्स पूरे हैं। जो कमी रह जाती है यहां पर वो शायद ऑफ स्पिनर नहीं है, तो ऑफ स्पिनर ऐड किया जा सकता है एज अ बैकअप स्पिनर अगर आप देखें। उसके बाद इंडियन फास्ट बॉलिंग की बात करें तो विजय कुमार बेशक, राजन कुमार और आकाशदीप तीनों डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस तीनों खिलाड़ियों की देखने को मिली है, करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, और इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर खेलेगा। उसके बाद फॉरेन फास्ट बॉलर का स्लॉट, तो वहां पर अकेले रीस टॉपली हैं, तो वो आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, और फिर मोहम्मद सिराज, ये 11 पूरी हो जाती है। अब इस 11 के बाद कौन कौन से बैकअप आपको चाहिए और कौन कौन से स्लॉट रह गए, तो उसमें सबसे पहले आता है बैकअप ओपनर आपको चाहिए होगा, क्योंकि ओपनर अगर आप देखें तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट अभी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ओपनर आपके पास मौजूद नहीं है, तो वो आपको चाहिए होगा। और अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियन ऑप्शन आपके पास सुयश प्रभुदेसाई के रूप में मौजूद है, आप जरूरत पड़ने पर इवन रजत पाटीदार को भी ओपन करा सकते हैं, तो वो भी एक दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा जरूरत आपको जो रहेगी वो रहेगी फॉरेन बैट्समैन जो
ओपनर हो और अगर साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकता है तो आपको 2-in-1 रोल मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए होगा, चाहे दिनेश कार्तिक हो, उनकी एज और सारी चीजों को देखते हुए और अनुज रावत की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन भी अपने स्क्वाड में और चाहिए होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन ओपनर अगर विकेट कीपर भी है तो फिर यह सोने पे सुहागा हो जाएगा और 2-in-1 प्लेयर आपको ओवरऑल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल होगा, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। तो विकेट कीपर और बैकअप ओपनर 2 स्पॉट हो गए। उसके बाद इनको चाहिए फिनिशर। अब वो फिनिशर में प्रॉपर बैट्समैन मिल जाए तो भी चलेगा, या कोई ऐसा इंडियन ऑलराउंडर मिल जाए जो फिनिशर का रोल प्ले कर सकता है, साथ में गेंदबाजी कर सकता है, तो वो एक स्पॉट इनके लिए रहेगा। बाकी स्पिन डिपार्टमेंट में एक ऑफ स्पिनर की जरूरत इनको पड़ेगी, तो वो एक जगह रहेगी। उसके बाद फॉरेन फास्ट बॉलर, जिसके लिए आरसीबी की टीम बड़े पैसे खर्च करेगी, शायद 12 से 15 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएं, क्योंकि जो बेस्ट फॉरेन फास्ट बॉलर अवेलेबल होंगे ऑक्शन में उनको परचेज करने की कोशिश की जाएगी आरसीबी की तरफ से। उसके बाद इंडियन ऑलराउंडर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आखिर में आता है इंडियन फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस लेके आता हो, क्योंकि मोहम्मद सिराज मान लीजिए किसी मैच में अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए होगा। जो युवा खिलाड़ी मौजूद हैं उनको साथ खिला सकते हैं, लेकिन फिर आपका ओवरऑल जो बॉलिंग अटैक है वो काफी इनएक्सपीरियंस नजर आएगा, क्योंकि आपके स्पिन डिपार्टमेंट में भी उतना एक्सपीरियंस नजर नहीं आता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिराज को रिप्लेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग ऑप्शंस की बात करें तो ओपनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस इस बार मौजूद रहेंगे, लेकिन बड़े ऑप्शन बड़े महंगे भी होंगे और आरसीबी को अपना बजट भी देखना है। तो जो खिलाड़ी इनके बजट में आ सकते हैं उसमें से एक मैं कहूंगा बेन डकेट। इंग्लैंड के लिए कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, हर जगह अच्छा कर रहे हैं, करंट फॉर्म भी बहुत अच्छी रही है और करंट प्लेयर हैं, तो इंपॉर्टेंट रोल आरसीबी के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर प्ले कर सकते हैं। कम से कम बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतरीन चॉइस रहेंगे। दूसरा फिन एलन, जिनको इन्होंने 2 साल रखा था अपने स्क्वाड में लेकिन खिलाया नहीं, तो बाईबैक किया जा सकता है फिन एलन को। और फिन एलन वो प्लेयर जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग और साथ में विकेट कीपिंग भी करके दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो कुशल मेंडिस भी बुरी चॉइस नहीं होंगे एज अ बैट्समैन एट टॉप, और साथ में विकेट कीपिंग भी करके दे सकते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं होगी क्योंकि सिराज भी इसी टीम का हिस्सा है, तो आरसीबी उनको खरीद सकती है। उसके बाद विकेट कीपर की बात करें तो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन में तरंग गोहिल और हार्दिक देसाई जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं, साथ में विकेट कीपिंग कर सकते हैं, उनकी तरफ देखा जा सकता है अगर सस्ते मिलते हैं तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी इनको परचेज करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको ऐसा प्लेयर ही चाहिए होगा जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करता हो, साथ में विकेट कीपिंग करता हो और फॉरेनर हो। तो वो 3 चीजें जहां इनको मिलेंगी उसकी तरफ ये जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें फिनिशर या तो प्रॉपर बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो, तो वो टीम को ज्यादा वैल्यू देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुभम दुबे जो विदर्भा की टीम से खेलते हैं और इस सीजन कई सारे मैचेस में जितेश शर्मा के साथ खेलते हुए जितेश शर्मा को इस खिलाड़ी ने ओवरशैडो किया था, और डोमेस्टिक में विदर्भा के लिए बहुत सारे मैचेस इस सीजन उन्होंने फिनिश किए। कमाल की एबिलिटी जो चौके छक्के लगाने की उन्होंने दिखाई है। आरसीबी अगर उनकी तरफ जाती है तो नंबर 7 के हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। देन फिर शशांक सिंह के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि शशांक सिंह ने भी नंबर 6-7 पर बेहतरीन बल्लेबाजी की है, साथ में गेंदबाजी भी लेके आते हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं। देन एक और ऑप्शन में दूंगा जो बड़ौदा की तरफ से विष्णु सोलंकी। इस सीजन कई कमाल के मैचेस बड़ौदा के लिए उन्होंने फिनिश किए थे, बहुत साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस बार जो उनकी हिटिंग एबिलिटी और रेंज देखने को मिली है बहुत कमाल की रही। और नंबर 7 के हिसाब से आपको ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो बॉल बन से आकर के बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखता हो और किसी भी सिचुएशन से मैच पलट सकता हो आपके लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2-3 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद स्पिनर की बात करें तो स्पिनर में इनको चाहिए ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर में 2 चॉइसेस डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद हैं। अगर प्रॉपर ऑफ स्पिनर की बात की जाए तो पुलकित नारंग की तरफ इनको देखना चाहिए। दूसरा तनुष कोटियान यंग हैं, बहुत अच्छे कंट्रोल से डालते हैं, T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्पिनर है, बिकॉज इनको मारना बड़ा मुश्किल है, साथ में बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, बेहतरीन फील्डर है, मुंबई से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। तो इन 2 चॉइस के पीछे अगर ऑफ स्पिनर चाहिए आरसीबी की टीम जा सकती है। देन मेन जो सबसे बड़ी परचेज और बाई होगी आरसीबी
आरसीबी के लिए फॉरेन फास्ट बॉलर की, और इस ऑक्शन में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के पीछे आरसीबी को ऑल आउट जाना चाहिए, 12 करोड़ 15 करोड़ तक आराम से आरसीबी को उनके पीछे जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलते तो गेराल्ड कॉर्जे की तरफ भी आरसीबी की टीम जा सकती है, क्योंकि बेहतरीन फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन जो है वो इस ऑक्शन में मौजूद है। उसके बाद अगर ये दोनों भी नहीं मिलते तो मैं कहूंगा कि मैट हेनरी, इस बार वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी और बहुत अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की थी, गेम की तीनों स्टेजेस पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस आरसीबी के हिसाब से हो सकते हैं। देन फिर इंडियन ऑलराउंडर की बात अगर करें तो राज बाबा बजट पर डिपेंड करेगा कि इनके लिए मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। साथ में शशांक सिंह का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया, फिनिशर के रोल में भी किया। एक और खिलाड़ी का जिक्र मैं करूंगा, रमनदीप सिंह का, जो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। इस बार पंजाब के लिए एज अ फिनिशर 222 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं और बड़ी मुश्किल हालातों से टीम के लिए मैचेस उन्होंने फिनिश किए हैं, तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट नंबर 7 के हिसाब से बहुत बेहतरीन ऑप्शन वो आरसीबी के लिए भी हो सकते हैं। गेंदबाजी चूंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो वहां पर भी लागू होता है तो कराई नहीं जाती, तो यहां पर भी अगर गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, बट इंपैक्ट प्लेयर रूल का देखना है कि इस बार आईपीएल 2024 में होगा या नहीं, इस पर भी फैसला होना अभी बाकी है। उसके बाद इंडियन फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस लेके आता हो, यंगस्टर्स को भी थोड़ा गाइड कर सके, और सिराज अगर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से किसी मैच के लिए तो उनको रिप्लेस कर सके, दो चॉइसेस मैं आरसीबी को देता हूं। एक सिद्धार्थ कौल, जो पिछले सीजन भी आरसीबी की टीम का हिस्सा रहे और इस बार के डोमेस्टिक सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो 6th हाईएस्ट विकेट टेकर थे और विजय हजारे ट्रॉफी में वो टॉप विकेट टेकर थे, नंबर 1 गेंदबाज रहे, और इस सीजन गेम की हर सिचुएशन में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है, तो करंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है अगर सिद्धार्थ कौल की बात की जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मैं कहूंगा उमेश यादव, वो भी पहले आरसीबी की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सिराज के हिसाब से अगर देखें तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, स्विंग गेंदबाज हैं, तो वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है मोहम्मद सिराज के हिसाब से बन जाती है। तो दोस्तों ये हैं वो प्लेयर जिनकी तरफ आरसीबी को इस ऑक्शन में देखना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस पोजीशन के हिसाब से और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिनके लिए आरसीबी को इस ऑक्शन में जाना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।